जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कोल बेशक कोल के डिफरेंट फॉर्मेशंस हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन निश्चित ही मूल्य की दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से रत्नगर्भा भूमि के गर्भ से पैदा हुआ डायमंड जो है उसको सबसे प्रीशियस ऐसा माना गया। वेडिंग रिंग से लेकर के और देवताओं के मुकुट तक सब जगह उसे स्थान मिला। लेकिन यदि जीवन चक्र में के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोयला जो खुद जल करके डायमंड घिसने के बाद में अपनी चमक से दुनिया को प्रभावित करता है, लेकिन कोयला खुद जल करके जीवन चक्र को संचालित करता है। उस महत्वपूर्ण विषय पर जब आज ये गैलरी यहाँ बनाई गई है, जिसे ब्लैक डायमंड का नाम दिया गया, मैं एनसीएमएस परिवार को, संस्कृति मंत्रालय को और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, जिनके संयुक्त तत्वावधान में इनिशिएटिव लिया गया, मैं इस नामकरण के लिए अपनी बात रखने से पहले हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज इस उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, मेरे मित्र श्री सतीश चंद्र दुबे जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सम्माननीय सचिव श्री अरुणीश चावला जी, कोयला मंत्रालय की संयुक्त सचिव आदरणीय श्रीमती निरुपमा कोटरू जी, संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजय कौल जी, मंच पर उपस्थित डायरेक्टर जनरल एनसीएमएस, जिनका विशेष रूप से अभिनंदन हम सबको करना चाहिए। उनकी टीम ने जिस सशक्ति के साथ में इस अप्रतिम गैलरी को जिस तरह से डिपिक्ट किया है, उसके महानिदेशक श्री एडी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्री प्रमोद ग्रोवर जी, सभागार में उपस्थित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के कोयला एवं खनिज मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों के आए हुए विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थी साथियों, जैसा मैंने कहा कि कोयला हम सब लोगों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब मैं आपकी उम्र का था, मेरे बचपन में कोयला प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे तरीकों से हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ था। घर में भोजन पकता था, वो कोयले पर पकता था। सर्दी के दिन में अंगीठी जलती थी, वो कोयले पर चलती थी। जिस रेलगाड़ी का स्मरण हम सब के बचपन में था, बचपन में पढ़ाया जाता था, छुक छुक गाड़ी, वो कोल और स्टीम से चलती थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम कोयला हमारे जीवन के में निरंतर सामने प्रत्यक्ष रूप से समाहित था। लेकिन आज आपकी जो पीढ़ी है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स के बाद में जब हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, बिजली हर घर तक पहुंची है, एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज रिप्लेस द सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल को जिस तरह से रिप्लेस किया है, कोयले की रेलगाड़ी से आगे बढ़ करके डीजल की रेलगाड़ी आई और डीजल से आगे बढ़ करके अब देश में लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स कंप्लीशन की स्टेज पर है। मैं ये मानता हूँ कि कोल पर बनाई गई ये गैलरी, क्योंकि कोल हमारे जीवन से प्रत्यक्ष बाहर निकल गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी उसकी महत्ता उतनी ही बड़ी है। इस वर्तमान पीढ़ी को उस कोल के जो जल करके हमको जीवन देता है, उसके साथ जोड़ने के लिए, उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बनाई गई इस प्रदर्शनी के लिए हृदयपूर्वक दोनों मंत्रालय के अधिकारियों का धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ।
मित्रों, अभी निरुपमा जी कह रही थी कि 1980 के दशक में इसकी कल्पना की गई और उन्होंने कहा कि मैं संस्कृति मंत्रालय से जो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम ग्लैम डिवीज़न देखती थी वहाँ से कल्चर में आई और इनके आने के बाद में आज जो 80 का सपना था उसने आज साकार रूप देखा है। देश में कल्पना कीजिए सरकारें किस तरह से काम करती थी, कितने अधिकारियों की पीढ़ियां कि कोयले पर एक इस तरह की गैलरी बननी चाहिए, वो पीढ़ियां सेवा में आईं और सेवा से सेवानिवृत्त होकर के उस विभाग से चली गई। वो सपना उनके मन में रह गया। ऐसे अनेक विषयों पर हम विचार कर सकते हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में काम करना प्रारंभ किया गया है, जिस तरह से स्पीड और स्केल पर काम करना प्रारंभ हुआ है, जिस तरह से परिकल्पनाओं को धरातल पर उतारने का जो व्यवस्था जिस तरह से बदली है, मैं ये मानता हूं कि इस गैलरी का बनना होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और स्पीड एंड स्केल दोनों का एक नायाब उदाहरण हम सब लोगों के सामने है। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज का दिन क्योंकि विशेष महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ आज भगवान बुद्ध का अभिधम्म दिवस है, जब भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से वापस लौट करके अपने परिवारजनों को, अपनी माता को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले ऐसे धम्म के लोगों को ज्ञान दिया था। आज का दिन निश्चित रूप से और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस है, आज मीराबाई का जन्म दिवस है और इन सब से ऊपर उठ करके आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं के सम्मान में नतमस्तक होकर के मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे शास्त्रों में जैसा मैंने कहा कि धरती को रत्न गर्भा ऐसा कहा गया है और लिखा गया, रत्न गर्भा धरा सुस्मिता श्यामला दिव्य तीर्थास्तथा पर्वता सिंधवे। और ये कल्पना की गई कि ये धरती हमें अनेक तरह से समृद्ध करती है। ये रत्न गर्भा धरती हमें अनमोल रत्न और खनिज प्रदान करती है और यही कारण है कि धीरे धीरे मानव के उद्विकास के साथ में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ में, धरती के इन बहुमूल्य रत्नों ने मानव के उद्विकास में बहुत बड़ी भूमिका का सृजन किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में लोहे और कोयले, इन दोनों के खनिज, इन दोनों के खनन को लेकर के बहुत लंबा इतिहास रहा है। भारत में हजारों वर्षों से इन दोनों के उत्खनन पर काम भी हुआ और इन दोनों पे उत्खनन पे बहुत प्रगति भी हुई। लेकिन कालांतर में भारत के इतिहासवेत्ताओं ने जब इस विषय पर लिखा, डॉक्टर धर्मपाल ने जब अपनी पुस्तक इंडियन हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ इंडिया लिखी, तब भी उन्होंने अपने शोध कार्यों में उत्खनन में भारत की, माइनिंग में भारत की जो प्रोग्रेस थी उसके बारे में विस्तार से लिखा है। मित्रों, हम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। फ्रेजाइल 5 से लेकर के जब भारत को साउथ अफ्रीका के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ब्राज़ील के साथ में जब ऐसी इकोनॉमीज़ में रजिस्टर किया गया था जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, वहाँ से लेकर के इस बदलते हुए समय में पिछले 10 साल के कालखंड में रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ के रूप में उभरे और न केवल उभरे, अपितु हम सबसे तेज गति से प्रगति करते हुए जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व इस बात को संवेद स्वर से स्वीकार करता है कि भारत इज अ पावर हाउस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एज ऑन डेट। इट इज अ लाइटिंग लैम्प in the darker economy or darker era of economical recession throughout the world। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब हमारी एनर्जी की आवश्यकता बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में निरंतर बढ़ने वाली है और कोयला जो हमारी रत्नगर्भा धरती ने, आप सब लोग जब इस गैलरी को देखेंगे किस तरह से सदियों लाखों वर्षों पूर्व से जब टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण से
प्लेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई, चेंज हुई, रिलोकेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ। उसके बाद में जिस तरह से भारत अस्तित्व में आया और कोयले की प्रत्यक्ष रूप से उपयोग तो हमारा कम हुआ, लेकिन आने वाले समय में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने के लिए और हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में उसको इन सिंक रखने के लिए कोयले की महत्ता हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण आने वाले समय में होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि हम विरासत का भी सम्मान करें और विकास भी करें, तब इस इवोल्यूशन ऑफ कोल माइनिंग को दिखाने के लिए निश्चित रूप से ये गैलरी एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास होगी। इस गैलरी के माध्यम से न केवल नई जनरेशन को कोयले जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, कोल माइनिंग से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का अवसर मिलेगा, और इसके साथ साथ में जिस तरह से एनसीएमएस की टीम ने एक सिमुलेशन के साथ में सिमुलेटर्स बना करके एक रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ कोल माइनिंग देने का प्रयास किया है, मैं ये मानता हूँ और विश्वास के साथ में उसको देखने के बाद में अब यहाँ खड़े होकर के कह सकता हूँ कि हमको कोल माइनिंग देखने का सौभाग्य मिले न मिले, लेकिन इस गैलरी में आकर के जो व्यक्ति एक बार आधा घंटा जो स्टूडेंट अपना निवेश करेगा, कोल और एनर्जी से जुड़े हुआ प्रश्न वो वहाँ से लेकर के अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी कभी जा कर के देगा तो शायद उसको कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बारीकी के साथ में इसका डिपिक्शन, इसका चित्रण जो है वो यहाँ पर किया गया। मित्रों, भारत की आर्थिक प्रगति, जैसा मैंने कहा कि पिछले हज़ारों सालों का इतिहास उठा करके देखें, भारत की गोल्डन एरा से लेकर के एक बार भारत की डार्कर एरा और डार्कर एरा से वापस जब हम गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, इस सनराइज के समय में, सूर्योदय के समय में जब भारत पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बनाए, उस समय में निश्चित रूप से हमारे लिए कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की है, उद्घोष किया है, और विश्व के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लासगो समिट में बात की थी और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा, पेरिस समिट में जिस तरह से कोप में उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प जो है वो पर्यावरण के प्रति अक्षुण्ण है और बदलेगा नहीं, क्योंकि उस समय जिस तरह की परिस्थितियों में अमेरिका ने उससे अपने आप को विड्रॉ किया, उसके बाद में कहा उन्होंने कि पेरिस और नो पेरिस, आवर कमिटमेंट इज इनएविटेबल, इट विल बी देयर ऑलवेज। लेकिन फिर भी कोयले की महत्ता आने वाले समय में हमारा संकल्प है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस पर पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी कोयले का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कोल बेड मिथेनाइजेशन के माध्यम से या कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से, जिस दिशा में दुनिया और देश आज तेज गति के साथ में काम कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमेशा रेलेवेंट बना रहेगा। इस गैलरी को स्थापित करने में जिस तरह से दोनों मंत्रालयों ने मिलकर के प्रयास किया है, मैं ये मानता हूँ कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का एक नायाब उदाहरण तो है ही, और किस तरह से दो मंत्रालय साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और मैंने अभी इस गैलरी को जब देखा, मुझे दिखाया जा रहा था, जब मुझे इन सब विषयों के बारे में बताया गया, गैलरी में अबंडेंट कोल माइंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। तब मैंने कहा, और मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, उन्होंने हालांकि आगे बढ़ कर के इस बात के लिए मुझे भरोसा दिलाया है, हमने कोयला मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को मिलकर के एक गैलरी को बनाया, लेकिन मेरे दूसरे मंत्रालय कोयला मंत्रालय और टूरिज्म मिनिस्ट्री साथ मिलकर के अबंडेंट कोल माइंस को सुंदर रमणीक पर्यटन स्थल, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह किस तरह से डेवलप कर सकती है, इस पर हमें तेज गति से काम करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। ये साझेदारी देश में एक नया आयाम जो है वो उत्पन्न करेगी। हम सब जानते हैं, और इस गैलरी को देखने के बाद में आप सब ने पढ़ा भी होगा, गैलरी अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से लाखों वर्षों तक भूगा जमीन के गर्भ में रह करके धीरे धीरे उस दबाव को सह करके और कोयले की उत्पत्ति हुई। और कोयला अपने आप में प्रेरक इसलिए है कि कोयला इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दबाव और संघर्षों के साथ में मिलने वाली सफलता जो है वो अत्यंत रोमांचक भी होती है, और साथ साथ में वो जो सफलता जो है वो प्रेरक भी होती है। जिस तरह से कोयला और हीरा हजारों लाखों साल तक जमीन में दबे रहने के बाद में
सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रस्फुटित होता है, ठीक उसी तरह से इन सारे दबावों और चुनौतियों के बीच में यदि हम ठीक से अपने आप को समर्पित करें तो इस बदलते हुए परिदृश्य में जब विश्व बदल रहा है, भारत बदल रहा है और हम सब एक ऐसी असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं, और क्योंकि मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ, वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल। और आपकी पीढ़ी सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पीढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि आपको उस समय में इस देश में जन्म लेने और काम करने का अवसर मिला है जब देश बदलाव के रास्ते पर है, देश बदल रहा है। आवर कंट्री इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड व्हेनेवर ए सोसाइटी और ए कंट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन इट अंडरगोज ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो ऐसे बदलाव के दौर से गुजरता है तब उसकी पीढ़ी का और विशेष रूप से युवा पीढ़ी का सबसे ज़्यादा जो है वो महत्ता होती है और वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली भी होती है। मित्रों, इससे पहले भारत के पास में ऐसा अवसर आज़ादी की लड़ाई के समय आया था, और उससे पहले अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो शायद शताब्दियों में एक आध बार ऐसा अवसर आता है जब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किसी देश या समाज में होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जब देश बदल रहा है, जब भारत विकासशील देश से विकसित होने की दिशा में जा रहा है, जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और इस 25 साल में एक कन्विक्शन के साथ में हम विकसित भारत होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब ये युवा पीढ़ी और आपकी पीढ़ी, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इन युवा साथियों की पीढ़ी सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और वो सौभाग्यशाली इसलिए है कि आपकी पीढ़ी एकमात्र ऐसी पीढ़ी होगी जो गर्व के साथ में ये कह सकेगी कि हमने इस देश का बदलाव किया, और उस गर्व के साथ में कि हमारे बदले हुए देश में हम विकसित देश में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मंच पर जो लोग बैठे हैं वो दृष्टा की तरह, शायद वो अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से, मेरी उम्र के लोग जो हैं वो शायद देश के इस बदलाव के साथी तो बन सकेंगे, सारथी भी बन सकेंगे, सहयोगी भी हो सकेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब तक देश बदलेगा, जब देश विकसित होगा, 25 साल बाद में शायद हम उसमें रहने जैसे नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों की पीढ़ी ऐसी है जो एकमात्र पीढ़ी होगी जो इस बदले हुए देश को, बदलाव की सारथी भी होगी, इस बदलाव की वाहक भी होगी और इस बदले हुए भारत में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। उसके बाद की जो पीढ़ियां आएंगी वो बदले हुए भारत में तो रह सकेंगे, लेकिन वो सम्मान के साथ में ये नहीं कह सकेंगे कि ये बदलाव हमने किया है। आपकी पीढ़ी एकमात्र ऐसी पीढ़ी है। आप ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने आप को भगत सिंह की पीढ़ी से तुलना कर सकते। उन्होंने देश के लिए अपना समर्पण किया, अपना सर्वस्व समर्पण किया, और एक ऐसा अवसर जब लाखों लाखों लोगों ने इस देश की लड़ाई, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, हजारों लोगों ने अपने आप को इस मातृभूमि की बलिवेदी पर समाहित कर दिया, तब जाकर के वो इतिहास के पन्नों में अपना जो है अपना नाम अंकित करा पाए। हम तो उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि उस मुकाम पर आज देश आकर के खड़ा हुआ है जब हमारा देश बदलाव के दौर पर है, और मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि देश बदलेगा। ऐसी महत्वपूर्ण कालखंड में हम ऐसे जीवन से जुड़े हुए सारे विषयों को के साथ किस तरह से जुड़ सकें, इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से इस गैलरी का जो है आज ये लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं आशा करूंगा कि दोनों विभाग मिलकर के आने वाले समय में टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के, क्योंकि केवल बनाना पर्याप्त नहीं है, अधिकतम लोगों तक किस तरह से पहुंचे, इस गैलरी का एक कंप्लीट डिजिटल वीडियो बना करके और एक बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एनसीएमएस उस पर काम करे। मैं चाहूँगा कि इसका एक वीडियो बनाएं, हम 1 मिनट फॉर्मेट वीडियो बनाएं, 5 मिनट फॉर्मेट वीडियो बनाएं, और वो वीडियो हम किस तरह से आधुनिक डिजिटाइजेशन के इस युग में हम मैक्सिमम लोगों तक परस्पिटेट कर सकें, हम दुनिया के देश के हर एक व्यक्ति तक ले जा सकें, और उसके माध्यम से हम जिस तरह से लोगों में एक क्यूरियोसिटी अबाउट दिस म्यूजियम जो है वो पैदा कर सकें, ताकि ये म्यूजियम जो है केवल म्यूजियम बनाने तक न रह करके ये म्यूजियम अंततः अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। इस दृष्टिकोण से निश्चित ही हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, जो जीवन का सार, आप देखिए पुराने जमाने में जब मैंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जब कोयला हमारे जीवन में समाहित था, तब कोयले पर आप नीचे जाकर के देखेंगे कोयले के विषय को जुड़ करके किस तरह से मूवीज बनी, कोल माइंस में किस तरह से एक्सीडेंट्स हुए, उन एक्सीडेंट्स को लेकर के जो काला पत्थर, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय में बनी थी, वो काला पत्थर झारखंड के जो है चासनाला में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट को लेकर के वो पिक्चर बनाई गई थी। बाद में रानीगंज हादसे को लेकर के भी रानीगंज मूवी, शायद आई थिंक अक्षय कुमार उसमें जो है लीड रोल में थे, वो मूवी बनी। कोयला हमारे जीवन में किस तरह से समाहित था कि संत कबीरदास जी ने उसमें लिखा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बावरी ऐसी जली, न कोयला भई न राख। लेकिन ये बहुत गहरा अर्थ उनके उस वाक्य में था, उनके इस दोहे में था
कि लकड़ी जल करके कोयला भई और कोयला राख बन गया, लेकिन मेरा जीवन इतना निस्सार रहा कि मैं न कोयला बन पाया और न राख बन पाया और जीवन समाप्त हो गया। मित्रों, हम सौभाग्य के उस द्वार पर खड़े हैं जब हम कोयला भी बन सकते हैं और हम अपनी कोयले की बनी हुई अग्नि से प्रदीप्त करके प्रज्वलित करके इस देश को बदल सकते हैं। हम इस देश के बदलाव के सारथी बनेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की